सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं संघ प्रोटोजोआ। तो संघ प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन, साथ में जनरल कैरेक्टर विथ एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक आपको किताब में नहीं मिलेगी और ये ट्रिक आपको केवल सुरेश क्लासेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखने, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। संघ प्रोटोजोआ। संघ प्रोटोजोआ, देखिए बहुत बच्चे को लगता है कि प्रोटोजोआ एक प्राणी होता है। तो प्रोटोजोआ एक प्राणी नहीं होता है, प्रोटोजोआ एक नाम है, संघ का नाम है, समूह का नाम है। ठीक है, उसके अंदर भी आते हैं बहुत सारे उपसंघ आते हैं, क्लास आती है, उसके बाद एग्जाम्पल आते हैं। तो संघ क्या है? प्रोटोजोआ एक नाम है, जीव नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर दो इसको डिवाइड करेंगे तो एक तो हो जाएगा प्रोटो और दूसरा हो जाता है जोआ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटो का मतलब होता है सबसे पहले, सबसे पहले, और जोआ का मतलब होता है जीव, यानी कि सबसे पहले आने वाले जीव कौन थे? प्रोटोजोआ। ठीक है, उसके प्राणी। अब देखते हैं कि प्रोटोजोआ होता है, उसका नाम किसने दिया? तो शब्द जो दिया था प्रोटोजोआ वो दिया था गोल्डफस ने, गोल्डफस ने। ठीक है, नाम दिया था किसने? गोल्डफस ने। प्रोटोजोआ के अध्ययन की जो शाखा होती है, अध्ययन करेंगे, इस शाखा को हम क्या कहते हैं? प्रोटोजूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोजूलॉजी कहते हैं। ठीक बात है। और प्रोटोजोआ होता है वो तीसरा सबसे बड़ा संघ है, तीसरा सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ कौन सा है? प्रथम आर्थ्रोपोडा, सेकंड है मोलस्का और तीसरा है प्रोटोजोआ। तो तीसरा सबसे बड़ा संघ है। ओके, इतनी बात आप अभी ध्यान रखिए कि प्रोटोजोआ होता है, इसमें प्रोटोजोआ, प्रोटो का मतलब होता है सबसे पहले, जोआ का मतलब जीव होगा। यदि हम इसको देखा जाए तो सबसे पहले आने वाले जीव कौन से? प्रोटोजोआ के प्राणी। प्रोटोजोआ शब्द दिया था गोल्डफस ने। बाकी हम बात कर लेते हैं इसके अध्ययन की, तो इसके अध्ययन की शाखा को हम प्रोटोजूलॉजी कहते हैं और ये तीसरा सबसे बड़ा संघ है। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रिक लिख लेता हूँ, इसके बाद आपको ट्रिक के माध्यम से इसके सामान्य लक्षण को समझाता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हो। हाँ जी, आपके सामने पेश है जो कि ट्रिक, 3 ट्रिक है। ट्रिक नंबर फर्स्ट है, ट्रिक नंबर सेकेंड, ट्रिक नंबर थर्ड। इन ट्रिक को आपको ध्यान से समझना है, एक एक स्टेप को। और यहाँ पर जो ट्रिक लिखी है इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, बस याद करने के लिए है सामान्य लक्षण को। ठीक है, तो पहली ट्रिक है सबसे पहले जीव चले। प्रोटोजोआ होता है, वो कह रहा है कि सबसे पहले जीव चले, चलते चलते तीसरी दुकान पर पहुँचे, चलते चलते तीसरी दुकान पर पहुँचे। वहाँ एक डोबा रहता था, वहाँ एक डोबा रहता था जिसने कोशिश नहीं की। अभी एक ही पढ़ना है, एक ही को अपन समझते हैं कैसे इससे सामान्य लक्षण निकालते हैं, वो समझिए बात को ध्यान से। सबसे पहले जीव चले, यानी कि जो पहला कैरेक्टर निकलता है सामान्य लक्षण, वो निकल के आता है। सामान्य लक्षण में लिख देता हूँ यहाँ पर, सामान्य लक्षण। ओके, क्या निकल के आता है कि सबसे पहले जीव चले, यानी कि ये सबसे आदिम जीव है, सबसे पहले आने वाले जीव है। जस्ट मैंने अभी आगे जस्ट बताया था आपको कि ये सबसे पहले आए थे, तो सबसे आदिम जीव है, अपन कह सकते हैं सबसे आदिम जीव हैं। ओके, पहला कैरेक्टर यहाँ से निकल के आ जाता है। सेकंड, सबसे पहले जीव चले, इसका मतलब सबसे पहले आए हैं जीव। चलते चलते तीसरी दुकान पर पहुँचे, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा संघ है।
तीसरी दुकान का मतलब क्या होता है? तीसरा सबसे बड़ा संघ है। देखो ट्रिक्स है, पूरा तो नहीं निकलता, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जीव चले, इससे आपका निकल के आया है सबसे आदिम जीव है। चलते चलते तीसरी दुकान पर पहुंचे, इसका मतलब तीसरा सबसे बड़ा संघ है। फिर वहाँ एक डोबा रहता था, तो डोबा पर अंडरलाइन करते हैं, इसका मतलब होता है डोबल नामक एक वैज्ञानिक है, डोबल। और डोबल ने प्रोटोजोआ को क्या कहा, उसको सुनना, जिसने कोशिश नहीं की। इसका मतलब होगा कि डोबा ने उन्होंने कहा है कि प्रोटोजोआ है वो एक अकोशिक प्राणी है। कोशिश नहीं की मतलब अकोशिश, तो डोबल ने उसे क्या कहा, अकोशिक कहा। तो डोबल ने प्रोटोजोआ को अकोशिक कहा, ठीक है। ओके, आगे समझते हैं। आगे मैं इसको आगे से लिखता हूँ इधर से, ठीक है, जगह नहीं बचेगी फिर। चौथा इधर लिखता हूँ मैं। चौथा क्या होगा, इधर से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सेकंड ट्रिक को समझना ध्यान से। मैं पूरी दुनिया घूमा, इसका मतलब प्रोटोजोआ खुद कह रहा है कि मैं पूरी दुनिया घूमा। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं प्रोटोजोआ के प्राणी, अर्थात मैं कह सकता हूँ विश्वव्यापी व सर्वव्यापी, ठीक है, विश्वव्यापी व सर्वव्यापी प्राणी। मैं पूरी दुनिया घूमा, इसका मतलब क्या हुआ, विश्वव्यापी है, सर्वव्यापी, सभी जगह पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है कहीं बहुत छोटे शहर थे। प्रोटोजोआ खुद अपने आकार के बारे में कह रहा है कि बहुत छोटे शहर थे, इसका मतलब ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं, प्रोटोजोआ के प्राणी होते हैं। यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, पूरी दुनिया घुमा, तो बहुत छोटे शहर थे, इसका मतलब ये कैसे होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं। ये जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं। समझ रहे मेरी बात को, एक एक को समझना पॉइंट को, ठीक है। कहीं पानी था, कहीं जमीन थी, मैं स्वतंत्र घूमा, मैं अकेला चला, समझना बात को ध्यान से। कहीं पानी था यानी कि पानी में भी रहते हैं, कहीं जमीन थी यानी कि स्थल पर भी रहते हैं, ये स्थल जमीन पर भी रहते हैं। मैं स्वतंत्र घूमा यानी कि स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। मैं अकेला चला यानी कि एकल रूप में भी पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिए इसके कैरेक्टर को, मैं इसको यहाँ पर ही लिख देता हूँ। छठा क्या कहना चाहता है, कहीं पानी था, इसका मतलब ये प्राणी कैसे होते हैं, जलीय भी होते हैं भाई, कोमा। फिर कहीं जमीन यानी कि स्थलीय भी होते हैं, स्थलीय भी प्राणी होते हैं ये, ओके, समझ में आ रहा है। मैं स्वतंत्र घूमा यानी कि स्वतंत्र जीवी भी होते हैं, स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं, स्वतंत्र जीवी भी प्राणी होते हैं, ठीक है। एंड मैं अकेला चला, एकल रूप में भी पाए जाते हैं, ये एकल रूप में भी पाए जाते हैं। तो कहीं दोस्तों के साथ चला यानी कि समूह बनाकर भी पाए जाते हैं, निवह बनाकर भी पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं निवही, ठीक है। तो निवही प्राणी भी होते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जीव चले यानी कि सबसे आदिम जीव सबसे पहले आए हैं, ठीक है। चलते चलते तीसरी दुकान पर पहुंचे यानी कि तीसरा सबसे बड़ा संघ है प्रोटोजोआ। फिर वह एक डोबा रहता था यानी कि डोबल नामक वैज्ञानिक ने, जिसने कोशिश नहीं की, यानी कि डोबल ने प्रोटोजोआ को अकोशिकीय नाम दिया। मतलब उसमें कोशिका एक ही होती है या फिर अकोशिक कहो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो अकोशिकीय कहा। सेकंड ट्रिक है मैं पूरी दुनिया घूमा यानी कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, यानी कि विश्वव्यापी सर्वव्यापी प्राणी, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा मैंने, सर्वव्यापी प्राणी, ठीक है, सर्वव्यापी प्राणी। तो मैं पूरी दुनिया घूमा, बहुत छोटे शहर थे यानी कि सूक्ष्मदर्शी भी होते हैं ये। कहीं पानी था, कहीं ज़मीन थी, तो कहीं मैं स्वतंत्र घुमा, मैं अकेला चला, कहीं दोस्तों के साथ चला, यानी कि ये जलीय भी होते, स्थलीय भी होते, स्वतंत्र जीव भी होते, एकल रूप में भी पाए जाते हैं और निवही बनाकर भी पाए जाते हैं। अब बात कर लेते इसकी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई साहब, जगह तो नहीं है फिर भी यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखिए एक
कुछ बनाने की, यानी कि समझना बात को ध्यान से, एक कोशिश की, यानी कि ये जो प्रोटोजोआ के प्राणी होते हैं इनको हम एक कोशिकीय प्राणी भी कह सकते हैं, एक कोशिकीय प्राणी भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे कुछ बनाने की बिना रंग के, यानी कि कलर की बात कर रहा है। तो प्रोटोजोआ के प्राणी होते हैं उसके कलर नहीं होता है, रंगहीन होते हैं। तो ये जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। ठीक है, बिना रंग के, इसने कहा बिना रंग के गोला बनाया। अब बात को समझना, ये अपने आकार के बारे में कह रहा है। गोला बनाया, अंडा बनाया, घंटी बनाई, स्पिंडल बनाई, चप्पल बनाई, पर कुछ सही नहीं बना। सुना बात को ध्यान से। गोला बनाया यानी कि वो गोलाकार आकार में भी होते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गोलाकार भी होते हैं, गोलाकार भी होते हैं, साथ में अंडाकार भी होता है, अंडे आकार भी होते हैं, तो अंडाकार भी कह सकते हैं हम। अंडाकार भी प्राणी होते हैं, ये अपने आकार के बारे में कह रहा है। घंटी बनाई, इसका मतलब घंटी नुमा भी होते हैं, तो घंटी नुमा भी होते हैं। ठीक है, ये नुमा लिखा है, घंटी नुमा भी होते हैं। एंड स्पिंडल बनाया, स्पिंडल नुमा भी होते हैं, स्पिंडल नुमा भी होते हैं। ओके, चप्पल बनाई, चप्पल नुमा भी होते हैं, स्लीपर जंतु है ना, पैरामीशियम चप्पल नुमा होता है, तो चप्पल आकार के भी होते हैं, चप्पल नुमा भी होते हैं। ये आकार की बात होगी, पर कुछ सही नहीं बना। इसका मतलब होता है कि इसमें जो सममिति पाई जाती है, सिमेट्री पाई जाती है प्रोटोजोआ के प्राणियों में, वो पाई जाती है असम्मिति। इसलिए कह रहा है कि कुछ सही नहीं बना, तो इसमें जो सम्मिति मिलेगी हमको वो कैसी होगी, असम्मिति। तो इसमें असम्मिति पाई जाती है, एसिमेट्री पाई जाती है। इसका मतलब ये होगा कि इसको अब कहीं से भी काटेंगे तो दो बराबर भागों में नहीं बढ़ते, इसलिए इसकी सम्मिति कैसी है, असम्मिति। तो यहाँ पर बात होगी कि इस ट्रिक के माध्यम से 10 जनरल कैरेक्टर आपके निकल के आ गए सामने। अब जो बाकी बच जाते हैं वो मैं आगे और समझाता हूँ आपको। जो बाकी बचते हैं वो हैं पोषण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, इस प्रकार के जो बचते, घमन हो गया। तो ये जो बाकी जनरल कैरेक्टर बचते हैं वो आगे बताता हूँ। तो इतने ट्रिक के माध्यम से निकल के आते हैं 10 जनरल कैरेक्टर। ठीक है, इसको आप बड़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी होते हैं, विश्वव्यापी, सर्वव्यापी प्राणी होते हैं, है ना, गोलाक इस आकार में भीतर रंगहीन होते हैं, ऐसा लिख, मैंने सिंपल लिख दिया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। हाँ जी दोस्तों, अब जो बाकी बच जाते हैं वो अपन लिख लेते हैं। ठीक है, 11वां जनरल कैरेक्टर हो जाएगा शारीरिक संगठन। तो इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो जीव द्रव्य स्तर का होता है। किस स्तर का होता है, जीव द्रव्य स्तर का होता है। अपना कैसा होता है शारीरिक संगठन, अपना कैसा होता है, अंग तंत्र स्तर। अंग तंत्र से हमारी बॉडी बन जाती है, तो हम बने किसके, अंग तंत्र से, तो हमारे शारीरिक संगठन क्या होगा, अंग तंत्र। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रोटोजोआ होता है, इनका शारीरिक संगठन क्या हो जाता है, जीवद्रव्य स्तर का। ठीक है, 12वां कैरेक्टर देख लेते हैं। 12वां कैरेक्टर हो जाएगा पोषण। ये पोषण किस प्रकार के करते हैं, तो देखिए प्रोटोजोआ जो होते हैं वो पोषण करते हैं प्राणिसम, यानी कि प्राणियों के समान करते हैं। पादपसम, पादप के समान भी करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करके भी करते हैं। साथ में ये परजीवी के रूप में भी करते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं वो मिश्र पोषी भी होते हैं। ठीक है, मिश्र पोषी भी होते हैं। ओके, तो ये हो जाता है पोषण। अब बात कर लेते हैं 13वां, जो कि पाचन। पाचन किस प्रकार का, तो इनका जो पाचन होता है वो अंतःकोशिकीय होता है। इसका मतलब क्या होता है भाई, तो देखो हमारा जो पाचन होता है वो कैसा होता है, बाह्य कोशिकीय, यानी कि हमारा जो पाचन होता है वो कोशिका के अंदर नहीं होता है। देखिए छोटी छोटी कोशिका होती है, उसके अंदर नहीं होता है, बॉडी में जाके, देखो खाना खाया पेट में और फिर पेट में जाके यहाँ पर बॉडी में जाएंगे, फिर कोशिका में, छोटी छोटी कोशिका में जाएंगे, फिर पाचन होगा, ऐसा नहीं होता है।
पाचन यहाँ पर भी हो जाता है, ठीक है। तो कोशिका के बाहर होता है, इसलिए बाह्य पाचन होगा हमारा तो, लेकिन जो प्रोटोजोआ होता है इनका जो पाचन होता है अंतर कोशिका होता है, ये कोशिका के अंदर जाके होता है। वैसे भी प्रोटोजोआ के प्राणी होते हैं, एक ही कोशिका के प्राणी होते हैं और एक ही कोशिका के अंदर ही जाके पाचन होगा, तो अंतर कोशिकीय होगा, ठीक है, पाचन। अब बात कर लेते हैं श्वसन की और उत्सर्जन की, ठीक है। तो इसको साथ में ही लिख देता हूँ, श्वसन उत्सर्जन, श्वसन और उत्सर्जन। देखिए इनके श्वसन और उत्सर्जन करने के लिए कोई मतलब अंग नहीं होता है, वो सीधा सतह से ही कर लेते हैं। तो इनका जो श्वसन और उत्सर्जन होता है वो शारीरिक सतह यानी कि शरीर के सतह से ही होता है, शारीरिक सतह से ही हो जाता है। ओके, बात कर लेते हैं अब गमन की, गमन की। तो देखिए प्रोटोजोआ होते हैं, उनको गमन करने के लिए अलग अलग प्राणियों के अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे कि पहला हम बात कर लेते हैं अमीबा की। अमीबा होते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं, कूटपाद पाए जाते हैं, आभासी पैर पाए जाते हैं, कूटपाद। और कूटपाद ये इसको इंग्लिश में कहते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। तो सूडोपोडिया के माध्यम से वो क्या करते हैं, गमन करता है, ठीक है। तो कूटपाद, सॉरी पाप हो गया, पाप कर दिया क्या मैंने, कूटपाद सही लिखा ना, कूटपाद। ओके, इसके बाद होता है पैरामीशियम, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम होता है, उसमें क्या होगा भैया, तो पैरामीशियम होता है, इसमें शरीर के सतह पर छोटे 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 बाल के समान सिलिया पाई जाती है, जिसको हिंदी में कहते हैं पक्षमाप, ठीक है। तो सिलिया पाई जाती है, उसके माध्यम से क्या करता है, गमन करता है, ठीक है। तो इसके पास सिलिया पाई जाती है, ठीक है, इसको कहते हैं पक्षमाप भी कहते हैं, पक्षमाप। ओके, उसके माध्यम से गमन करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं युग्लिना की, युग्लिना की। तो युग्लिना होते हैं, उसके सिरे पर दो फ्लैजिला होते हैं, यानी कि बहुत बड़े बाल होते हैं, इसको फ्लैजिला नाम देते हैं ना, दो ही होते हैं। तो फ्लैजिला होते हैं, उसके माध्यम से क्या करता है, फ्लैजिला को हिंदी में कहते हैं कशाभ, ठीक है, कशाभ, कशाभ यानी कि फ्लैजिला, हिंदी में लिख लेता हूँ फ्लैजिला। इसके माध्यम से क्या करता है, गमन करता है। तो गमन करने के लिए ये बात हो गई। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे, जो कि जनन की। 16वां हो जाता है जनन। जनन कैसे करते हैं, देखिए जनन एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं, एक लैंगिक होता है, एक अलैंगिक होता है। तो इनमें दोनों टाइप के जनन पाए जाते हैं, अलैंगिक भी पाया जाता है और लैंगिक भी पाया जाता है, ठीक है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इनमें लैंगिक जनन होता है, दो टाइप से होता है, एक होगा संयुग्मन और एक होगा संलयन के माध्यम से, ठीक है। एक होगा संलयन के माध्यम से, संलयन, और एक होगा संयुग्मन, कॉन्जुगेशन, ठीक है, संयुग्मन, ये संयुग्मन लिखा है। ओके, अलैंगिक जो जनन होता है वो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग जनन होता है। जैसे कि अलैंगिक में देखा जाएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैरामीशियम की, पैरामीशियम की। तो पैरामीशियम होता है, उसमें अनुप्रस्थ विखंडन होता है, अनुप्रस्थ द्विविखंडन, इसको उधर लिखना पड़ता था। पैरामीशियम होता है, इसमें अनुप्रस्थ विखंडन के माध्यम से क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं युग्लिना की, युग्लिना की। तो जो युग्लिना होता है ना, उसमें अनुदैर्ध्य द्विखंडन होता है, ठीक है। अनुदैर्ध्य मतलब होगा, देखो अनुप्रस्थ का मतलब होता है क्षैतिज, ऐसे का डिवाइड होगा, एंड जो आपका युग्लिना होता है वो लॉन्गिट्यूडल, खड़ा, ठीक है, ऐसे। तो युग्लिना हो जाता है अनुदैर्ध्य विखंडन या द्विखंडन। ओके, इसके बाद में जो प्लाज्मोडियम होता है सब बहुविखंडन होता है, यानी कि बहुत सारे खंड अलग अलग हो जाते हैं पार्ट, ठीक है, खंडम टूट जाता है बहुत सारे। तो प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें बहुविखंडन होता है। और एक लास्ट फाइनल है, जो कि इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आगे इधर से, ठीक है। एक लास्ट है जिसमें मुकुलन के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इसमें हो जाता है एफिलोटा, एफिलोटा,
ठीक है। एफिलोटा होता है, इसमें मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक जनन होता है। ये मुकुलन लिखा है। ओके, तो ये हो जाते हैं सारे के सारे जनरल कैरेक्टर। और भी जनरल कैरेक्टर हैं जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, जो प्रोटोजोआ होता है उसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती है, यानी कि कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं नग्न प्राणी। ठीक है, नग्न प्राणी यानी कि झिल्ली रहित प्राणी। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, झिल्ली रहित प्राणी भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके चारों ओर एक पतली मतलब कह सकते कमजोर झिल्ली पाई जाती है, जिसका नाम हो जाता है पेलिकल। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर 18वां, एक पतली नाजुक झिल्ली। ठीक है, पतली नाजुक झिल्ली पाई जाती है उसके चारों ओर, और उस झिल्ली को हम कहते हैं पेलिकल। क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे जनरल कैरेक्टर संघ प्रोटोजोआ के। तो आपको आई होप कुछ समझ में आए होंगे। अब अपन देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, अब देखते हैं हम संघ प्रोटोजोआ का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण सीधा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वर्गीकरण। देखिए, वर्गीकरण में हम देखते हैं संघ प्रोटोजोआ को, तो संघ प्रोटोजोआ को दो उपसंघ में बांटते हैं। ठीक है, हमने अभी बात की किसकी? संघ प्रोटोजोआ की। ऊपर लिखा है, फिर भी लिख देता हूँ। संघ प्रोटोजोआ को हमने दो उपसंघ में डिवाइड किया है। कितने उपसंघ में? दो उपसंघ में। उपसंघ मतलब सब फाइलम। ठीक है, संघ मतलब फाइलम। ओके, तो दो उपसंघ, पहला हो जाता है इसमें प्लाज्मोड्रोमा, और दूसरा हो जाता है सिलियोफोरा। सिलियोफोरा। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे उपसंघ, सब फाइलम। अब इनको भी हम आगे और डिवाइड करते हैं क्लासों में। तो इसके हैं 3 क्लास, प्लाज्मोड्रोमा के 3 क्लासें हैं, यानी कि 3 वर्ग हैं इसके, और इसके हैं 2 वर्ग। ठीक है, इसके कितने वर्ग हैं? 2 वर्ग, 2 क्लास हैं। देखिए, पहला इसमें हो जाता है फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेटा। दूसरा इसमें हो जाता है सार्कोडीना, सार्कोडीना, और लास्ट हो जाता है स्पोरोजोआ। देखिए, इसका दूसरा नाम है, और इसका दूसरा नाम है मेस्टिगोफोरा भी कह सकते हैं इसको, मेस्टिगोफोरा। ठीक है, और इसका भी दूसरा नाम है सार्कोडीना का राइजोपोडा भी कह सकते हैं, राइजोपोडा भी कहते हैं। ठीक है, और स्पोरोजोआ होता है इसका एक ही नाम है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो इसके 2 क्लास हो जाती है, एक हो जाता है सिलिएटा और दूसरा हो जाता है सक्टोरिया। ठीक है, एक हो जाता है सिलिएटा और दूसरा हो जाता है सक्टोरिया। ठीक है, सक्टोरिया, सिलिएटा एंड सक्टोरिया। देखिए, यहाँ पर मैं इसके और इसके साथ में एक इसका, ठीक है, इन दोनों को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है।
तो मैं इसको अलग से लिखूंगा, है ना, लिखूंगा सही है, छोड़ देने का मतलब ये नहीं कि नहीं लिखूंगा। राइजोपोडा या फिर सार्कोडिना, फ्लैजिलेटा, मेस्टिकोफोरा, तो इसके एग्जाम्पल को मैं अलग से लिख देता हूँ। अभी ये स्पोरोजोआ, सिलिएटा और सक्टोरिया के एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिख दिए हैं, जो कि इतने सारे हैं ना, इनके लिख दिए हैं, इन दोनों के बाकी है, अभी लिखता हूँ, ठीक है। देखिए प्लाज्मोड्रोमा जो उपसंघ है उसके अंदर 3 क्लासें हैं, फ्लैजिलेटा या मेस्टिकोफोरा, सार्कोडिना, राइजोपोडा, स्पोरोजोआ। तो स्पोरोजोआ के एग्जाम्पल हो जाते हैं, जैसे कि पहला है इसमें प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है इससे रोग होता है एक, और वो रोग है मलेरिया, जो कि अपन जानते हैं, है ना, अलग मलेरिया अलग अलग होते हैं मलेरिया, तो है ना। देखिए वहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें वाहक हो जाता है मादा एनाफिलिस, जो मच्छर होता है ना, मच्छर जो कि काटता है, वो मच्छर वाला मेल मच्छर नहीं काटता है, वो मादा मच्छर होती है ना, वो काटती है, एनाफिलिस इसका नाम है, वही क्या करती है, मलेरिया फैलाती है, ठीक है। बाकी अपन बात करते हैं सेकंड, जो कि मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस होता है, इसको हम कहते हैं केचुए के शुक्राशय का परजीवी। मोनोसिस्टिस होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, केचुए के शुक्राशय का परजीवी इसका है, ठीक है, इसका। एंड बेबेसिया जो होता है उससे टेक्सास बुखार या रेड वाटर बुखार होता है। बेबेसिया होता है टेक्सास बुखार या रेड वाटर बुखार होता है। ओपेलाइना जो होता है वो मेढक की आंत का परजीवी है। ओपेलाइना जो होता है वो मेढक के आंत का परजीवी है। नोसीमा होता है वो मछलियों में पेबेराइन रोग फैलाता है। जो नोसीमा होता है वो मछलियों में पेबेराइन रोग फैलाता है। इसके बारे में बात करते हैं आगे, जो कि उपसंघ सेकेंड सिलियोफोरा। और सिलियोफोरा में 2 क्लासेस थी या 2 वर्ग थे, एक सिलिएटा और एक सक्टोरिया। सक्टोरिया के 2 ही एग्जाम्पल हैं, आर्सिनेटा एंड एफिलोटा। एंड सिलिएटा होता है उसके एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम को हम कहते हैं स्लीपर जंतु, यानी कि चप्पल वाला, इसके साइज जो होता है ना वो चप्पल के आकार का ही होता है, ठीक है। तो स्लीपर जंतु कहते हैं पैरामीशियम को। वर्टिसेला घंटी जंतु कहते हैं, मैंने अभी आगे बताया था, घंटी नुमा, ठीक है, तो घंटी जंतु। एंड बेलेंटिडियम, बेलेंटिडियम के बाद होता है डिडिनियम। डिडिनियम को हम कहते हैं जलीय भालू, क्या कहते हैं, जलीय भालू। एंड न्यूमुलाटिन, ये क्या लिखा है, न्यूमुलाटिन लिखा है, ठीक है, ये न्यूमुलाटिन लिखा है। तो ये एग्जाम्पल हो जाते हैं इनके। बाकी बचे हैं ये दोनों, तो इनके मैं अभी लिखता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आगे वाले मैंने 2 बताए, उसके एग्जाम्पल लिख दिए हैं। तो पहली जो क्लास थी वो क्लास का नाम था फ्लैजिलेटा या फिर मेस्टिकोफोरा, ठीक है। तो इस क्लास के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल होता है युग्लिना। युग्लिना होता है उसको हम कहते हैं पादप और जंतु की योजक कड़ी। देखिए जो युग्लिना होता है वो प्रकाश संश्लेषण भी करता है और ऐसे सामान्य भी भोजन करता है, तो अर्थात तो वो जंतु और पादप की योजक कड़ी कहा जाता है, ठीक है। इसके हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल है मेस्टिक अमीबा। तो मेस्टिक अमीबा होता है वो मेस्टिकोफोरा, जो कि आप देख सकते हैं मेस्टिकोफोरा ये क्लास है। एंड दूसरी क्लास थी सार्कोडिना, जो कि यहाँ पर मैंने लिखी है ये रही, ठीक है, सार्कोडिना। उसके बीच की योजक कड़ी कौन है, मेस्टिक अमीबा। क्यों, क्योंकि इसके जंतु होते हैं उसके समान भी गुण दर्शाता है और इसके जंतु होते हैं उसके समान भी गुण दर्शाता है, अर्थात जो मेस्टिक अमीबा होता है मेस्टिकोफोरा और सार्कोडिना के बीच की योजक कड़ी है। आगे देखते हैं तीसरा प्रोटेरोस्पोंजिया। प्रोटेरोस्पोंजिया होता है वो प्रोटोजोआ संघ एंड पोरिफेरा संघ होता है, उनके बीच की योजक कड़ी है, ठीक है। अब आपको योजक कड़ी का मतलब समझ में आ गया होगा। चौथा है लेशमानिया डोनोवनी। तो लेशमानिया डोनोवनी होता है उससे डमडम बुखार या कालाजार नामक रोग होता है, ठीक है। अगला देखते हैं पांचवा लेशमानिया ट्रोफिका। छठा हो जाता है ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस से रोग होता है अफ्रीकी घातक निद्रा रोग, ठीक है, अफ्रीकी घातक निद्रा रोग। सातवां हो जाता है ट्रिपनोसोमा कुजाई, इससे चागास रोग होता है। एंड ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ये ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस होते हैं औरतों की योनि का परजीवी होता है और इससे रोग होता है श्वेत पानी रोग होता है। क्या होता है, श्वेत पानी रोग होता है। नौवां हो जाता है ट्राइकोमोनास टाइनेक्स। ट्राइकोमोनास टाइनेक्स होता है उससे पायरिया रोग होता है, ओके। इसके अंदर 10वां हो जाता है नॉक्टिल्यूका और 11 हो जाता है सिरेटियम। 12 हो जाता है जियार्डिना एंटेस्टनस। जियार्डिना एंटेस्टनस होता है वो मनुष्य की आंत का परजीवी है और इसे हम आंत्र का बूढ़ा आदमी भी कहते हैं, ठीक है।
इसका नाम देखते हैं, जो कि सेकेंड क्लास थी, उसका नाम था सार्कोडिना या राइजोपोडा। और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं उसमें फैसला है अमीबा, सेकेंड है काउस अमीबा। पहला हो जाता है अमीबा, सेकेंड हो जाता है काउस अमीबा। इसके बाद में तीसरा हो जाता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, देखो काउस अमीबा को दैत्यकार अमीबा भी कहते हैं, है ना। तीसरा बात करेंगे एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होता है, इससे रोग होता है अमीबी पेचिस नामक रोग, है ना, अमीबी पेचिस नामक रोग होता है। एंड चौथा हो जाता है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। तो एंट अमीबा जिंजीवेलिस होता है, उससे पायरिया या फिर मसूड़ों में खून आना, ये इससे बीमारी होती है। ठीक है, तो ये दोनों थे क्लास जो कि रह गई थी, इसके मैंने एग्जांपल बताए। तो आई होप को सारा आपको प्रोटोजोआ का क्लियर मिल गया होगा और डिटेल, है ना। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।